नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरी। चुनाव पर आप हमारा नया शो देख रहे हैं। अब चलेगी फिंगर की। फिंगर यानी उंगली, वो उंगली जिससे आप ईवीएम का बटन दबाते हैं, अपने इलाके के प्रतिनिधि को चुनते हैं। आपकी इस फिंगर में ताकत बड़ी है, इसी से अब दुनिया चलती है। सुरक्षा से लेकर जिंदगी से जुड़े हुए कई काम आप करते हैं। इसी से ये फैसला करते हैं कि सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा और कौन नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अब चलेगी फिंगर की। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर उन अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं जहां बहुत जल्द जनता वोट डालने वाली है और उन वोटों से नई सरकार चुनी जाएगी। तो चलिए, इलेक्शन स्पेशल सीरीज के इस पहले एपिसोड में सबसे पहले हम लेकर चलते हैं आपको यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां चौथे चरण में 23 फरवरी को वोट पड़ने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय त्रिपाठी और इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नज़ाकत और नफासत वाले इस शहर में चौथे चरण में 23 तारीख को मतदान होना है। लेकिन जनता अपने वोट देने वाले फिंगर का इस्तेमाल किसके पक्ष में करेगी, यही सवाल जानने के लिए हम लखनऊ आए हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं अपने इस सफ़र को। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं लखनऊ के हीवेट रोड मार्केट पर। आप देख सकते हैं चारों तरफ व्यापारिक प्रतिष्ठान है, काफ़ी व्यस्त बाजार है और व्यापारी की सुरक्षा और व्यापार की सुगमता, ये दोनों भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा विषय है। तो व्यापारियों से जानने की ज़रूरत है कि आखिरकार उनके मन में क्या चल रहा है सरकार को और कामकाज को लेकर। हीवेट रोड में हर्ष प्लाईवुड प्रतिष्ठान पर मैं इस वक्त आया हूं और आपको ले चलूँगा, भीतर दिखाऊंगा। ये बड़ा शोरूम है प्लाईवुड का और देख सकते हैं तमाम अलग अलग हार्डवेयर का सामान भी यहाँ मिलता है। कुछ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगा और समझूंगा कि आखिरकार उनके लिए चुनाव कितना महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ उनके लिए मुद्दे क्या हैं। आपसे शुरू करता हूँ, आपका नाम क्या है? हरिराम अग्रवाल। कहाँ रहते हैं अग्रवाल साहब? इसी हीवेट रोड पे। किस चीज़ का व्यापार है अपना? यही हार्डवेयर का व्यापार। हार्डवेयर का व्यापार है। क्या लगता है आपको कि जो 5 साल सरकार के पूरे हुए हैं, तो अब चुनाव के मुद्दे क्या हैं? चुनाव के मुद्दे, गुंडागर्दी खत्म हो जाए, ये मुद्दा है मेन इस समय। आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था विषय है बड़ा एक, तो फिर 5 सालों की अगर बात करें तो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? काफ़ी बेहतर हुई है पहले से। अच्छा, व्यापारियों से जुड़े हुए मुद्दों की अगर बात करूँ मैं, तो क्या चाहते हैं व्यापारी? व्यापारी सहूलियत चाहते हैं, टैक्स में सहूलियत चाहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। मतलब टैक्स का कहेंगे जीएसटी में से, SGST में सहूलियत चाहते हैं। कहाँ पर दिक्कत आती है टैक्स बढ़ा हुआ है तो? टैक्स बढ़े हुए से दिक्कत नहीं आती है, टैक्स का कराने में दिक्कत आती है। अच्छा, आपका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल। अग्रवाल साहब, किस चीज़ का व्यापार है अपना? यही प्लाईवुड हार्डवेयर का। 5 सालों में जो कामकाज सरकार ने किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? पूरी तरह से नहीं संतुष्ट है। अच्छी सुविधा हो, सड़क हो, मेडिकल सुविधा हो, बिजली हो ढंग से आए, ये सब चीज़ की कमी है हमारे इस क्षेत्र में। इसके अलावा और जैसे आप बता रहे हैं कि दिक्कतें क्या हैं, तो और ज़रा थोड़ा खुल के बताइए। यही दिक्कत है, बिजली की सबसे समस्या है हमारे क्षेत्र में। तो बाकी जगह हुई होगी सही, मगर अपने यहाँ नहीं इतनी दिक्कत आती है बहुत काफ़ी। बाकी लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, वो कोई बढ़िया बात है, मगर और भी चीज़ों में सुधार जरूरत है। आपका नाम क्या है? पीयूष अग्रवाल। रहते कहाँ पर हैं? हम शिवाजी मार्ग पर रहते हैं। आपका क्षेत्रीय प्रतिनिधि कौन है? ब्रिजेश पाठक जी हैं। जी, कानून मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। जी। कानून व्यवस्था ठीक रही? कानून व्यवस्था पहले से तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बाकी चीज़ों में भी, क्षेत्र में भी ज़रूरत है सही होने की। जैसे बिजली की भाई साहब बात कर रहे थे, बिजली की जैसे व्यवस्था सही है, लेकिन केवल घरेलू इलाकों में। लेकिन जहाँ पे व्यापार है, अमीनाबाद है, हीवेट रोड है, लाटूस रोड है, यहाँ पे बिजली की समस्या आज भी बहुत गंभीर है। खासतौर कटौती होती है बहुत ज़्यादा गर्मियों में, खासतौर से बहुत कटौती रहती है व्यापारिक क्षेत्रों में। जहाँ बिजनेस है वहीं पे सबसे ज़्यादा कटौती है। मतलब मुझे लगता है कि जनरेटर वगैरह चलता होगा तो उसका खर्च काफ़ी आता है। जी भाई साहब, यही चीज़ें हैं। आपका नाम क्या है? आशुतोष तिवारी। तिवारी जी। क्या है तिवारी, कहाँ रहते हैं? मैं गोमती नगर रहता हूँ। गोमती नगर रहते हैं। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से
5 साल जो चुनेंगे सरकार को, आप चुनाव में आ चुके हैं, हम लोग वोटिंग शुरू हो गई, 2 चरण हो भी चुके हैं, क्या लगता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए? सर देखिए, मुद्दे टोटली विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, कानून व्यवस्था सही होनी चाहिए, जो डेली यूजेस के चीज़ें हैं पब्लिक के लिए वो प्रॉपर सिस्टमेटिक होनी चाहिए। यही सब मुद्दे होने चाहिए। विकास मेन मुद्दा है। किस तरह का विकास? मतलब विकास तो सड़क का भी होता है। सर विकास सड़क का होता है। देखिए, अगर इंडिविजुअल पर्सन की बात करें तो इंडिविजुअल पर्सन की अकेले तुरंत तो विकास किसी का नहीं होगा। हमको सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ लाएँ जिसमें एक आम पब्लिक का भी उसमें ग्रोथ मिले। आप जहाँ रहते हैं वहाँ लाइट ठीक आती? हाँ ठीक है, वहाँ पर रेजिडेंशियल है तो वहाँ पर ठीक है। कमर्शियल की जगह की मैं बात नहीं कर सकता हूँ, रेजिडेंशियल एरिया में सही है। कमर्शियल बिजली की दिक्कत है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित गोयल है। और किस चीज़ का व्यापार है? मेरा बेसिकली तिजोरी है, इन सब चीज़ों का है। अच्छा, सत्ता की तिजोरी 10 मार्च को खुलेगी, कौन निकलेगा? मुद्दे क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? मुद्दे देखिए, जैसे भैया लोगों ने कहा है कि टैक्स हो गया तो ये सब चीज़ें देखनी है, मतलब टैक्स थोड़ा एक इजी गोइंग हो। फिर इसके बाद जो है थोड़ा देखिए सुरक्षा, वो बहुत ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें मतलब थोड़ी हमारे नियंत्रण में है, तो मैं कहूँगा कि मतलब कि चीज़ें थोड़ी ठीक है। थोड़ी यही सब मुद्दे हैं मेरे हैं जो मैं देखना चाहूँगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि आदर्श सरकार या आदर्श जनप्रतिनिधि किस तरह का होना चाहिए? देखिए, आदर्श तो कोई चीज़ होती नहीं, कोई भी 100% कोई भी परफेक्ट कोई नहीं है कि मतलब कुछ हाँ 50% है, कुछ 60% है, 100% कोई नहीं है। तो आदर्श सरकार तो देखिए कुछ इस बारे में कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। तो ये व्यापारी वर्ग था जिसके साथ हमने बात की और जाना उनके विषय क्या है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि बिजली बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ जो टैक्स सहूलियत है वो बढ़ाई जानी चाहिए, और अब उन्हीं मुद्दों पर चुनाव होगा। तो अब जैसा कि बताया, तिजोरी की बात की, तिजोरी यहाँ भी मेरे सामने कई सारी रखी हैं और इन पर उंगलियाँ रखने से तिजोरी खुलती है, और जनता भी अपनी उंगली से सत्ता की तिजोरी को खोलेगी। 10 मार्च को नतीजे सबके सामने होंगे और अब जनता इस्तेमाल करेगी अपनी फिंगर की। हैविट रोड के भीड़ भरे बाजार से निकलकर इस वक्त मैं आ चुका हूं आशियाना में। आशियाना रिहायशी इलाका है, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र आता है, और यहां मैं आया हूं सेंट जोसेफ स्कूल में। चूँकि शिक्षा बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो या लर्निंग आउटकम का हो, गंभीर विषय है और इस पर बात करना ज़रूरी है शिक्षकों से। तो मैं राय लूँगा, समझूंगा कि आखिरकार उनके लिहाज से मुद्दे क्या हैं। कहते हैं शिक्षकों का देश के भविष्य के निर्माण में बड़ा अहम योगदान होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कल को जब कोई नेता बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई मंत्री बनता है या किसी बड़े पद पर जाता है, तो कोई ना कोई शिक्षक होता है जिससे शिक्षा लेकर के वो आगे बढ़ता है। चुनाव नज़दीक है, शिक्षक क्या सोचते हैं ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आज जो लोग बैठे हैं ये दरअसल स्टूडेंट नहीं है, ये सारे के सारे टीचर्स हैं, ये बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन आज हम इनसे सवाल पूछेंगे। अनिल जी, पहले तो मुझे पूरा परिचय देते, आप रहते कहाँ हैं, पूरा नाम क्या है, करते क्या हैं? मैं अनिल अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और मैं राजाजीपुरम में रहता हूं, जो कि पश्चिम विधानसभा लखनऊ से लगती है। ये बताइए कि 5 साल में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, आपको क्या नजर आया? ज़मीनी हकीकत बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं और आने वाले समय में चीज़ें दिखेंगी, लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़मीनी हकीकत पर चीज़ें नहीं हैं। लेकिन अगर अच्छी बात कही जाए तो इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बढ़िया हुई है, उसने आम जनमानस को बहुत रिलीफ दिया है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर मैं कहूँगा। और बाकी तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा की जा सकती है, बहुत सारी बातें हैं जिसमें कहा जा सकता है। तो मुद्दे तो मैं जानने आया हूँ। शिक्षा के लिए इस गवर्नमेंट ने प्रयास बहुत सारे करे हैं, लेकिन अभी भी हकीकत हमारी इस तरह की नहीं आ पा रही है जिसमें हम ये मान के चलें कि पेरेंट्स का रुझान सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं हुआ। कोरोना काल में आंकड़े बोलेंगे कि सरकारी स्कूलों में संख्या बहुत बड़ी है, क्योंकि लोग वजह कुछ और थी। और अगर हम लोग
जैसे चूंकि हम लोग प्राइवेट एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, तो अगर अपनी बात करें हम लोग, तो हम ये कहते हैं अगर आप बच्चों को सस्टेन कर पाते हैं तब तो मानेंगे कि आपकी एजुकेशन क्वालिटी बेस है। क्योंकि आज पेरेंट्स भले ही एक रोटी खा लें, लेकिन उनका जो बेसिक मोटिव होता है वो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा देना। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो शिक्षित हो, अच्छी से अच्छी पढ़ाई उसको मिलनी चाहिए। सरकारी स्कूलों का मुद्दा उठाया कि सरकारी स्कूलों की एजुकेशन बेहतर करने में बहुत काम नहीं हुआ है। आपका मुझे परिचय दे दें, आपका नाम क्या? मेरा नाम किरण मिश्रा है, मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। आप रहती कहाँ पर हैं? हम इधर SJPGI की तरफ रहते हैं और सरोजनी नगर हमारा वोटिंग। तो सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र इस बार बड़े हाई प्रोफाइल कैंडिडेट वहाँ से राजेश्वर सिंह खड़े हुए हैं, ED के बड़े अधिकारी रहे हैं, हजारों करोड़ों की संपत्तियाँ उन्होंने जब्त कराई है, भ्रष्टाचार और काली कमाई जो है। मुद्दे क्या हैं? 5 साल सरकार को हो गए हैं लगभग, आपको क्या लगता है कि क्या काम हुआ है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं? डेवलपमेंट कहें तो मेरे हिसाब से एज सच हमारी जो एरिया है वहाँ पे सड़कों की, क्योंकि गलियों का वो है, वहाँ पे बहुत कम हुआ है कंपैरेटिवली। और जैसे हमारा जो वे है मेन जो रायबरेली रोड है, वहाँ पे इतना कंजस्टेड, इतना क्राउड होता है, इतने व्हीकल्स होते हैं। सुनने में ज़रूर आ रहा है कि वहाँ पे फ्लाईओवर बनेगा, बट अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये कब एक्चुअल में होगा ये नहीं पता। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम दामिनी तिवारी है। हम यहीं आशियाना में रहते हैं और यहाँ पे हम बायोलॉजी सिखाते हैं। बायोलॉजी पढ़ाती हैं। सरकार की क्रोनोलॉजी क्या है इस बार की? काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं रिलेटेड टू, जैसे मैम ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर से सिक्योरिटी बेसिस पे, बीइंग अ फीमेल, वो चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई हैं। पर जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो चीज़ें भी सही हैं कि रोड्स वगैरह में अभी डेवलपमेंट काफ़ी होना ज़रूरी है। कानून व्यवस्था की बेहतरी की बात बता रही हैं और पूरी तरह नियंत्रण नहीं है, ये बात भी गौर करने वाली है। अब चूंकि सारे के सारे टीचर्स हैं और टीचर्स नंबर देता है, पढ़ाने के साथ साथ नंबर देने का भी काम करता है, तो अब हम पूछेंगे कि सरकार के कार्यकाल जो 5 साल का बीता है, उस आधार पर आप कितने नंबर देंगी 10 में से? सरकार को हम 7 नंबर तो ज़रूर देंगे। फर्स्ट डिवीज़न से पास करा रही, 7 नंबर देंगी, आप क्या देंगे? हम 8 नंबर देना चाहेंगे। 2 नंबर इसलिए काटे जाएंगे कि पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है आज भी, और दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में हमें थोड़े और डेवलपमेंट और एफर्ट की ज़रूरत है, वो अटेंशन मांग। सेक्टर और एजुकेशन, क्या लगता है 5 साल की जो सरकार हुई, योगी सरकार, उसको नंबर कितने देंगे? सर, मैं तो 5 मार्क्स ही दूंगी, बिकॉज जितने भी सरकारी स्कूल हैं अभी तक वहाँ पे एक भी ऐसा मैंने नहीं सुना कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हों। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने ज़रूर ये किया है कि ऑनलाइन क्लासेस चलाएं, लेकिन सरकारियों में जितने मैं जानती हूँ टीचर्स को, सिर्फ घर पे बैठे हैं वो लोग, आराम कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं चला उनका। जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस बिल्कुल नहीं चली हैं इस बीच। सो इसलिए 5 मार्क्स, दैट्स इट। सेकेंड डिवीज़न से पास हो रही सरकार इनके हिसाब से। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, काम हुआ है। ज़्यादातर लोग जो है वो सरकार को 10 में से 5, 6, 8 नंबर तक देते हैं, यानी कि काम हुआ है, बेहतर भी हुआ है। किसी को लगता है अभी बहुत सारा करना बाकी है, क्योंकि शिक्षक हैं तो शिक्षा की बात कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम नहीं बन पाया है और उम्मीद करते हैं कि आगे ये चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। और एक बड़ा मुद्दा मानते हैं शिक्षा को, इसलिए ध्यान रखना होगा सरकार को भी कि शिक्षा, एजुकेशन को और बेहतर किया जाए, क्योंकि इस बार चलेगी तो फिंगर की। व्यापारी सहूलियत चाहते हैं, टैक्स में सहूलियत चाहते हैं। सरकार कुछ ऐसी नीतियां लाएं जिसमें एक आम पब्लिक का भी उसमें ग्रोथ मिले। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति बढ़िया हुई है, रोड्स वगैरह में अभी डेवलपमेंट काफ़ी होना ज़रूरी है। जितने भी बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी क्लासेस बिल्कुल नहीं चली हैं इस बीच। हीवेट रोड पर हमने व्यापारियों की बात सुनी, उनके मुद्दे सुने, और आशियाना में सेंट जोसेफ कॉलेज में हमने टीचर्स से बात की, उनसे समझा कि आखिरकार चुनाव में उनके लिए क्या अहम है, क्या मुद्दे हैं। अब सफ़र आगे बढ़ा।
इस वक्त मैं आ चुका हूं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार के सरयू अपार्टमेंट में, जहां पर मैं कुछ प्रोफेशनल से बात करूंगा, जानूंगा कि चुनाव को किस तरह से देखते हैं, उनके लिहाज से, उनके हिसाब से चुनाव के मुद्दे क्या हो सकते हैं। पहले तो मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं डॉक्टर न्याय भाई गुप्ता बाल रोग विशेषज्ञ हूँ और लखनऊ में रह रहा हूँ पिछले 5 वर्ष से। इससे पहले दिल्ली में था मैं, और दिल्ली में एम्स, राम मनोहर लोहिया वगैरह मैंने काम किया है। अब लेकिन पूर्णतः उत्तर प्रदेश में सेटल हो गया हूँ। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि इस 5 साल जो बीते हैं सरकार के, वो उनमें जो विकास कार्य हुए, जो काम हुए, वो उससे आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, यदि हम पिछली सरकारों से तुलना करें तो विकास तो हुआ है, और जो विकास है वो दिखता भी है, और कई क्षेत्रों में है। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में विकास बहुत हुआ है। जैसे पहले जो PHC थे, CHC थे, वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, दवाओं की कमी रहती थी। जो मेरे साथ के चिकित्सक हैं जो वहाँ पोस्टेड हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में, तो आज वहाँ देखा जाए सारे से सारे महंगे से महंगे टेस्ट, सुविधाएं, बेसिक लेवल की सारी दवाइयाँ और अच्छे ऑपरेशंस भी अब CHC पे उपलब्ध हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हुआ। सर, आपका इंट्रोडक्शन? मैं डॉक्टर जैनल हूँ, मैं यूरोलॉजिस्ट और गुर्दा प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हूँ। आप क्या मानते हैं जो 5 साल की सरकार होने जा रही है, किन क्षेत्रों में काम हुआ और इस बार के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? इस बार के चुनाव के मुद्दे पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ काम हुआ है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में अगर हम बात कहें तो बहुत सारे नए हॉस्पिटल्स डेवलप हुए हैं। सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सुविधाएं इंक्रीज़ हुई हैं, बेड्स इंक्रीज़ हुए हैं, ऑपरेशन की सुविधाएं और सारी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सारी जगह पे सरकार ने उपलब्ध कराए हैं। इसकी वजह से जो पिछली बार जैसे सेकेंड वेव में दिक्कत हुई थी, ये अगली बार होने की संभावना नहीं है। हमने अपने हेल्थ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। सर, आपका इंट्रोडक्शन? जी, मैं डॉक्टर आशीष प्रताप सिंह, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। लखनऊ राजधानी है, यहाँ किस तरह के विकास कार्य हुए, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं, बेहतर मानते हैं या नहीं? जी, मैं लखनऊ के रोड्स की कंडीशन बेटर हुई है। तमाम जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो साफ़ सफाई की जो कमी देखी जाती थी वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। पहले अनावश्यक रूप से मैं देखता था सड़कों के किनारे जो है कूड़ा वगैरह सब इधर उधर एकत्रीकरण रहता था और उसको कोई डिस्पोजल प्रॉपर नहीं होता था, तो इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर प्रीति दुबे, होम्योपैथ हूँ मैं, और मैं निजी प्रैक्टिस करती हूँ। लखनऊ की अगर बात करें तो 5 सालों को किस तरह से देखती हैं, क्या विकास हुआ है लखनऊ? मुझे तो विकास दिखाई देता है, और विंग ए फीमेल मैं कहना चाहूँगी कि पहले से स्थितियाँ काफ़ी बेहतर हुई हैं। पहले जो हम बाहर निकलने में थोड़ा असुरक्षित महसूस करते थे, अभी आसपास के माहौल और सभी तरफ जैसे पिंक बूथ ओपन करवाए हैं और इन सब से थोड़ा सुरक्षित महसूस कर। महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं कि पहले से बेहतर? जी जी जी। और लोगों से बात करते हैं। सर, आपका इंट्रोडक्शन? मेरा नाम राजेंद्र श्रीवास्तव है, मैं रिटायर्ड म्युनिसिपल इंजीनियर हूँ। मैंने पिछली और भी सरकारों को देखा है, मैं सरकार में रहा भी हूँ। मैंने ये देखा है इस सरकार में जितने भी काम हुए हैं सब टू दी पॉइंट हुए हैं, गुणवत्ता को देखते हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। मेरा नाम RP सिंह है, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर्ड हूँ, और हमने 5 साल में देखा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी हुई है। एक्सप्रेस वेज बने हैं जिससे सर्वांगीण विकास होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। मेट्रो का हुआ है जिससे हमारा मूवमेंट सिटी में बहुत मतलब स्मूथ हो गया। मैं डॉक्टर तुषार मोहन सर्जन हूँ। 5 साल में लखनऊ में कामकाज कुछ हुआ है? लखनऊ में काफ़ी काम हुआ है। लखनऊ में स्वच्छता सबसे बड़ी मुद्दा रहा है, स्वच्छ काफ़ी हो गया है। सुरक्षा, महिला सुरक्षा, पिंक बूथ, पिंक पेट्रोल कार, पिंक बसेस महिला सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा विभिन्न अस्पताल, PHC, CHC, सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, PGI में काम का स्तर बढ़ा है। तो ये राय थी सरयू अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार के रहने वाले लोगों की। और जो भी सरकार बनाए और खासकर 2022 के चुनाव में जो मुद्दा है उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं भी एक बड़ा मुद्दा है, इसलिए ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस बार चलेगी तो फिंगर की। मुद्दे अलग अलग हैं, जनता भी बटी हुई है, लेकिन सत्ता की इस रेस में कौन जीतेगा, किसे मिलेगी कुर्सी और किसकी होगी विदाई, ये तो पता चलेगा 10 मार्च को जब आएंगे 5 राज्यों के नतीजे। तो आज का हमारा सफर यही हुआ खत्म। कल चलेंगे प्रयागराज और वहां की जनता के मन की बात जानेंगे।
एबीपी न्यूज की अपील है कि चुनाव में आप वोट जरूर डालिए, क्योंकि आपकी फिंगर पर लगने वाली स्याही का निशान लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में आपकी भागीदारी सुनिश्चित करता है। फिंगर की ताकत को पहचानिए। आपकी और आपके घर की सुरक्षा से लेकर सरकार चुनने तक के फैसले यही फिंगर करती है। तभी तो हम कह रहे हैं, अब चलेगी फिंगर की।